strand of hair or what? सी मैं एक बार वो जो डिस्कशन पहले चल रही थी उसको खत्म कर देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस आपने कहा बिल्कुल ठीक, हाँ परमानेंट सोल्यूशन एफडीए अप्रूव्ड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट मैंने अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट से इसके बारे में बात की थी कि अगर लेजर इतना ही इनएफिशिएंट है तो विच मेरे केस में मैं अभी लाइक 5 सेशन से जा रही हूँ लेजर रिडक्शन के लिए, तो मुझे तो अभी अच्छे लग रहे हैं अपने रिजल्ट्स। इलेक्ट्रोलिसिस में मैडम ने मुझे बोला था कि वो स्टेन्स कभी कभी छोड़ जाता है अगर ठीक से ना किया जाए, या फिर क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है ना वो बर्न करेगा आपकी हेयर। आपकी छोटी सी एक नीडल होगी, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक नीडल, आपके पोर में डालेंगे वो लोग, ठीक है ना, तो फिर उससे आपके हेयर रूट को जला देंगे, तो उसके कारण हो सकता है कि धब्बे पड़ जाएं, ठीक है ना। अगर आप स्किन वहाँ पे थोड़ी डार्क डार्क हो जाए, जैसे कभी पिंपल के बाद वो काला काला नहीं रह जाता, बिल्कुल वैसे। Yeah, scarring happens on electrolysis. हाँ, It is there. सो फेस के लिए वो चित्रा, कितना, यस आईपीएल लेजर अच्छा होता है क्या, ठीक होता है क्या? आईपीएल वो हेयर रिमूवल डियर, वो हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट होता है, लेजर ट्रीटमेंट। उसकी 12 ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं हमें। एक एक सेक्शन होते हैं 15-15 दिन बाद, तब वो प्रॉपर 12-13 लेने के बाद में प्रॉपर क्लीन अप होते हैं। जैसे मैंने 6 सिटिंग ली हुई है, तो उसका अलग अलग इफेक्ट होते हैं। जैसे पहले बेबी सिटिंग होती है, 3 बेबी सिटिंग होती है, फिर उसके बाद अब बढ़ता चला जाता है। ओ, तो आपने लिया है क्या? वो इफेक्टिव है क्या? जी हाँ, ये बहुत इफेक्टिव है। और मेरे को फर्क पड़ रहा है। मतलब पहली लेजर में ही हमें फर्क पड़ जाता है, उड़ने शुरू हो जाते हैं हेयर यहाँ से लेकर हल्के हल्के। मेरे को पैचेस पड़ने शुरू हो गए हैं। वो डिपेंड करता है मशीन कैसी है, उसके पास प्रोडक्ट कैसा है, वो कैसा लगा रहा है। जैसे और लोगों से वो लोग लेते हैं 2-3 हजार लेते हैं, मुझसे 1000 पे लेते हैं, तो मुझे उतना ही इफेक्ट उतने में दे देते हैं वो। बिकॉज मैं इतना कमाती नहीं हूँ, मैं अभी हाईकोर्ट पे जॉब करती हूँ चंडीगढ़ में, तो मुझे वो लोग 1000 में दे देते हैं ट्रीटमेंट। तो लेकिन मेरा हर 15 दिन बाद लेना पड़ता है। जैसे महीना भी टपा देती है तो ग्रोथ आने लगती है हेयर्स की, तो काला काला जम जाता है, जैसे हम ब्लेड से करते हैं तो क्लीन अप ओके, हरा हरा होने थैंक यू। शुरू हो जाता है। वो आपको पता ही होगा इन सब चीजों का तो। और हाँ हाँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मतलब अभी मेरे फेस पे ग्रोथ है, लेकिन उन्हीं से साफ करवाती हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद नहीं छेड़ती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे दोबारा काला काला दमना शुरू हो जाए अभी। तो जैसे अभी मैं वैसे मेरा नाम किट्टू सरफटाक है। मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जो माउंटेनियर और रेसलर है। मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है रेसलिंग का, और मैंने माउंट एवरेस्ट किया है। मैं अरे माउंट एवरेस्ट वाह, पे जाने वाली भी वाओ, बड़ी Wow, दैट्स पहलवान so सो हूँ। proud. ग्रेट। Yeah, कंग्रेचुलेशंस, वाओ, गॉड, really happy to see you over here. We are so lucky. कांग्रेट्स। जी वाओ ग्रेट। तो मतलब आज तो पूरी स्टार स्टडेड हमारी ऑडियंस है। सो लेट्स स्टार्ट द कॉल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स, एंड ये कॉल रिकॉर्ड होगी। सो अगर आप में से कोई भी चाहे, वैसे तो आपके नाम यहाँ पर नहीं आएंगे, उतना मैं यहाँ से हटा देती हूँ। हाँ, तो अब आपके वैसे नाम स्क्रीन पर नहीं आएंगे, मैंने अपनी मतलब फोन से भी लॉग इन कर लिया है ताकि आप लोगों के नाम ना आए। बट जस्ट इन केस आपको हल्का सा भी डाउट हो कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए, तो आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। कुछ अजीब सा रख लो, पिकाचू टाइप्स ना अपना नाम रख लो। नेम चेंज का ऑप्शन होता है, वही पिकाचू जो भी रखना हो रख लो, ताकि एनोनिमस आप रहना चाहो तो रह सको। बिकॉज रिकॉर्डेड वर्जन अब हम यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर देंगे। हमारी जो ये आप देख सकते हैं द हैप्पी ट्रांस फोक्स के नाम से यूट्यूब पर भी हमारा चैनल है। हमारा सारा का सारा टेलीग्राम नेटवर्क है, तो हम टेलीग्राम से ऑपरेट करते हैं, द हैप्पी ट्रांस मैन ग्रुप एंड द हैप्पी ट्रांस वुमन ग्रुप, जिसमें अब हमारे पास 113 लड़कियां हैं। सो दैट्स अनदर अचीवमेंट जो हमें इस महीने मिली। सो ठीक है। एंड मुझे एक चीज पूछनी थी, जो पहली मीटिंग थी वो रिकॉर्ड हुई क्या? एस्ट्रोजन पे, यूट्यूब पे आपने डाली है क्या? हाँ, हमारी जो ट्रांसफॉर्मन की सारी जो होंगी ना मीटिंग एचआरटी की, ये मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक से अपलोड करना शुरू कर दूंगी। सो अभी हमारे पास कंटेंट अच्छा आ जाए ना, राइट। अभी हमारी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं एस्ट्रोजन पे। थैंक यू शांभवी, व्हाट अ नाइस सेगवे। मैं भी पिछले रिकैप कर पाऊंगी।
एस्ट्रोजन पे हमारी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, यस उनको भी हम रिकॉर्ड हमने किया है और उसको भी हम अपलोड करेंगे। एंड अब हम टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स पे फोकस करेंगे आज। एंड मीटिंग ये 40 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, राइट? तो आप सेम लिंक से यहीं पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। एंड यस, वो जो लेजर के बारे में आज बात हो रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड प्रोसेस ये जो है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है काफ़ी लड़कियों के लिए, लेजर या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। तो उस पर हम अलग से कॉल करेंगे ज़रूर। सो उस पे तो आई एम मतलब ऑलमोस्ट ये महीना मेरा छठा महीना हो जाएगा लेजर पे, सो आई कैन प्रोवाइड गुड इंसाइट ऑन दैट। सो अगर और कोई किसी ने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो उनको भी हम कॉल पर ले लेंगे। सो ठीक है, ओके। चैट में किसी ने कुछ लिखा है, यस। एक और हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को कुछ नहीं बोलना होगा बिकॉज अब हम फॉर्मल मीटिंग स्टार्ट कर दिए हैं, राइट? सो आप अपने आप को म्यूट रखेंगे ताकि ना केवल आपको बट बाकियों को भी कोई इशू ना हो। एंड हेलो। यस, कौन है ये? हेलो हेलो चित्रांगदा, तुम्हारा वॉइस ब्रेक कर रहा है शायद। हेलो, अब आ रही आवाज? हाँ अभी ठीक आ रही है, बीच बीच में शायद ब्रेक कर रहा था। ओके ये भी यस, मेरे ब्रेक इंटरनेट हो का प्रॉब्लम है। नहीं ब्रेक हुआ है, बहुत बार ब्रेक हो रहा है वॉइस। अभी ठीक है? हाँ जी अभी ठीक है। ठीक है, जब भी बीच में से ब्रेक हो तो मुझे बता देना, राइट? और कोई डाउट्स हो तो मैंने साथ में चैट खोला हुआ है अपने फ़ोन पर, तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं पीरियडिकली बीच में रोकूंगी पूछने के लिए, कोई डाउट्स तो नहीं है, ठीक है ना? सो ये हमारे कंटेंट्स रहेंगे इस सीरीज के। एस्ट्रोजन सीरीज काफ़ी अच्छी सीरीज थी हमारी, हमने उसमें जाना था कि HRT, पहली बात तो HRT का के लिए मैंने एक नया टर्म बताया था, मैं चाहूंगी कि सभी अब वही यूज करें, GAHT, क्योंकि HRT मिसलीडिंग है। HRT माने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अच्छा, इज देयर एनीवन ऑन द कॉल हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी व्हाटसोएवर, मतलब हिंदी का ह भी नहीं आता? दैट वे आई ट्राई टू मेक इट एज बाइलिंगुअल एज पॉसिबल, वरना मैं हिंदी में रखूंगी फिर इसको। यस प्लीज, अपने आप को म्यूट रखेंगे। ओके, सो GHT, जेंडर एफर्मेशन हार्मोन थेरेपी कैसे शुरू करें हम, और जब हम शुरू करते हैं तो क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, हम उनके लिए क्या क्या अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले सकते हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली हम किस किस तरह से एस्ट्रोजन लेते हैं। हमने बात की थी इंजेक्शन, पिल्स, हमने बोला था पिल्स में हल्के से ज़्यादा रिस्क रहते हैं बट ओवर टाइम, बिकॉज देखो अगर आप भी एक नॉर्मल फीमेल लाइफ जीना चाहोगे तो आप भी 45 या 50 साल के बाद तक तो आप नहीं चलाओगे ना अपनी HRT, बिकॉज उनके शरीर में हार्मोन फिर कम हो जाते हैं, मतलब उसके बाद आपकी डोज कम हो जाएगी, GHT की डोज कम हो जाएगी, तो तब तक पिल्स भी ऐसा कोई खास इशू नहीं करेंगी, राइट? बट आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपनी तरफ से, हमने वो बात की थी। एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स क्या होते हैं। आज टॉपिक हल्का सा अलग है, टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम छोटी सी हिस्ट्री देखेंगे कि पहले जब GHT शुरू हुई थी, जब दुनिया को पता चला था कि भाई ट्रांस वुमेन भी हैं, उनको हम कैसे ट्रीट करें, तो क्या ट्रेंड्स फॉलो कर रहे थे लोग। देन टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर लेने की नीड ही क्यों है और नीड शुरू क्यों हुई। सॉरी टू इंटरप्ट मिसेस सॉरी चित्रगंधा जी, आपका वॉइस है ना तो ब्रेक हो रहा है। अभी हो सकता है मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो या आपका, बट आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। थैंक यू। अभी आ रही है आवाज? आज बट मतलब अभी डिस्टर्ब है थोड़ा सा उसमें। क्या बाकियों को ठीक आ रही है? यस मैम, बाकी ठीक आ रहा है आपका वॉइस। ओके, ठीक है। सो आगे बढ़ते हुए, हर्षिता जी आप फिर से ज्वाइन करके देख लो, राइट? एंड यस, जब मीटिंग वो, एंड प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, जब किसी को कुछ बोलना नहीं तो अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। एंड कहाँ थी मैं? हाँ, जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी सेम लिंक पर आप वापस ज्वाइन कर सकते हैं। सो टेस्टोस्टेरोन ब्लॉक करने की नीड ही क्यों है, और हमारे साथ आज शांभवी भी जुड़ी हुई हैं, तो वो बताएंगे कि अगर आप सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स पे थे तो आपको क्या चेंजेस मिलेंगे, कुछ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिर किस क्या क्या मोड्स ऑफ एडमिशन है, किस किस तरह से लोग टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स लेते हैं, एंड लास्टली
स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है? आज हम ये तक डिस्कस करेंगे, बाकी सारे टॉपिक्स अपने आप 1-1 घंटे के टॉपिक्स हैं, तो उसको आराम से कभी और लेंगे। हैंड रेज्ड, हाँ जी बोलिए मुकुंद जी। मुकुंद जी आपने हैंड रेज किया है? ठीक है। देखिए मुझे आप लोगों को फिर म्यूट करना पड़ेगा। आप किसने ऑन रखा है ये? सो अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड जीएचटी भैया भी हार्मोन थेरेपी, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। डैनिश एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, ये डैनिश कहाँ के होते हैं? नेदरलैंड्स के होते हैं। चलो जो भी थे जी, ये डॉक्टर थे। इन्होंने नियरली 100 ट्रांस वुमेन के लिए हार्मोन थेरेपी शुरू की थी बैक इन 1953 एंड 1960s तक आते आते जब लोगों को ज्यादा अच्छे से पता चलने लगा कि ट्रांस वुमेन कौन है, इनकी नीड्स क्या हैं, तो जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन, जो कि वर्ल्ड का लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, उन्होंने अपनी पहली ट्रांसजेंडर क्लिनिक सेटअप की थी। और वो कैसी मेडिकेशंस यूज कर रहे थे? बहुत ही हाई डोजेस में। ये 1950s टू 1980s की बात है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सारे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं। आपको जो भी स्लाइड इंपॉर्टेंट लगे आप उसको उसका माय वॉइस इज ब्रेकिंग टू मच। क्या अभी ठीक है? आई नो मेरा यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा रहा है इंटरनेट अनस्टेबल, आई एम सो सॉरी। अभी ठीक आ रही क्या? सॉरी मैम सॉरी, आपकी आवाज सच में ब्रेक हो रही है। अभी आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है रेगुलर। That's I'm saying. भी नेटवर्क इशू हो सकता है बिकॉज मुझे आखिर नहीं, सबको आवाज आपकी ब्रेक आ रही है चित्रा। अच्छा, क्या अभी अभी मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, ये सेंटेंस सुनाई दे रही है आपको विदाउट ब्रेकिंग? मैम नेटवर्क स्लो है। आपका नेटवर्क स्लो है मैम। हेलो, वरना आप म्यूट पे हैं। किसी का माइक्रोफोन ऑफ करना। हाँ मेरा ही ऑन है। हाँ हर्षदा जी को मैं कर दिया म्यूट। बहुत अजीब है ये। ठीक है, हाँ तो अब आगे करती हूँ कंटिन्यू। मेडिकेशंस यूज्ड, अभी पक्का बता दो, सारी आवाज ठीक आ रही है मेरी? यस, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है। हाँ मुझे तो ठीक आ रही है। और बाप रे, रनिंग आउट ऑफ टाइम भी आ गया। कोई ना, हम फिर से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। सो मेडिकेशन यूज्ड, अभी 10 मिनट है, सेम लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर रहे थे। काफी लड़कियां मुझे भी कहती हैं कि मेरी फ्रेंड डायन 35 यूज कर रही है, क्या मैं भी यूज कर लूं? आई मीन सेल्फ मेडिकेशन पे तो मैंने अच्छा खासा लेक्चर दिया था पिछली बार कि आप सेल्फ मेडिकेशन से जितना हो सके उतना वंचित रहें, ना ही यूज करें तो बेहतर है। डॉक्टर के अंडर ही आप अच्छे से अपनी हार्मोन थेरेपी चलाएं तो बेहतर है। बट वो आजकल लड़कियां क्या करती हैं, वो वो सेल्फ मेडिकेशन पे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लेती हैं, और स्टार्टिंग में भी ऐसे ही रहता था, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही प्रिस्क्राइब करते थे। नाम लिखें, इथिनाइल एस्ट्राडायोल, डाइथ होंगी। कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजेंस, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के एस्ट्रोजेंस होते हैं जिनका मिश्रण वो लोग यूज कर लेते थे। और प्रोजेस्टेरोजेंस, जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन और मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन,
इनिशियली डॉक्टर्स को टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स का आइडिया नहीं था, तो उन्हें जो ट्रांस वुमेन में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन था, उसको साइलेंस करने के लिए वो बहुत ही हाई डोज ऑफ एस्ट्रोजन यूज करते थे। अब आज की भी कुछ स्टडीज हैं जो कहती हैं कि जितना हाई एस्ट्रोजन होगा उतनी अच्छी तरह से वो टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक कर पाएगा, राइट। बट इसने ओवर द टाइम कुछ रिस्क्स इंक्रीज कर दिए कि एक तो ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस बहुत ज्यादा मिलने लगी, बिकॉज अगर मैंने पिछली कॉल में आपको बताया था कि नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल रेंज में लाने का तरीका होता है, आप पहले टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स पे कुछ महीने चलते हैं, फिर आपका एस्ट्रोजन इंट्रोड्यूस होता है, फिर दोनों की आप डोजेस बढ़ाते रहते हैं। एक पॉइंट आने के बाद, किसकी आवाज आ रही मुझे? हाँ, तो एक पॉइंट आने के बाद डॉक्टर जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स घटते हुए देखते हैं ना, फिर एस्ट्रोजन और बढ़ाते हैं। तो वो एक प्रॉपर तरीका है। ये क्या करते थे, स्टार्टिंग से ही एस्ट्रोजन इतना हाई अमाउंट में दे देते थे। ड्राइंग करना बंद करें प्लीज। राइट, लिमिटेड फेमिनाइजेशन। जब टेस्टोस्टेरोन अच्छे से आप रिड्यूस नहीं करोगे तो आपकी फेमिनाइजेशन लिमिटेड होगी, जो आप रिजल्ट्स ढूंढ रही हैं वही नहीं मिलेंगे आपको। एंड यस, बिकॉज ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये तो सिस वुमेन भी जो यूज करती है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं? जो बेसिकली प्रेगनेंसी रोक देती हैं, राइट। सो इंक्रीज्ड कार्डियोवास्कुलर रिस्क, बिकॉज ये हेल्दी, स्पेशली ये इथेनाइल एस्ट्राडियोल, डाई इथाइल स्टिलबेस्टेरॉल, जो नॉन बायो आइडेंटिकल है ना, ये इतनी हेल्दी मेडिकेशन नहीं है। पर धीरे धीरे उनमें ये चेंज आया, उन्होंने स्टडीज की, एंड ओवर द टाइम उन्हें ये पता चल गया कि बायो आइडेंटिकल एस्ट्रोजन यूज करना इंपॉर्टेंट है। बायो आइडेंटिकल का मतलब क्या है? मतलब सिंथेटिक, नॉन बायो आइडेंटिकल माने सिंथेटिक, ऐसा सिंथेटिक जो आपके शरीर में जो एस्ट्रोजन ऑलरेडी बनता है वैसा नहीं दिखता। बायो आइडेंटिकल एस्ट्रोजन कौन सा होगा? ऐसा सिंथेटिक एस्ट्रोजन जो आपके शरीर में जाके एस्ट्रोजन जैसा दिखता है, इसलिए आपका शरीर भी उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है ना। शरीर को लगता है कि ये एस्ट्रोजन हमारे किसी ऑर्गन से आया होगा, इसलिए उसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन नहीं होता है। वरना आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियां कहती हैं, इवन अगर आपने ज्यादा बातें की हो लड़कियों से, तो वो कहती हैं कि हमें तो भाई उससे एलर्जिक रिएक्शन हो गया, ऐसे स्किन पे रैश पड़ गए, वो दवाई तो हमें अच्छी नहीं लगी, या हेयर फॉल हो गया। तो नॉन बायो आइडेंटिकल एस्ट्रोजेंस के साथ एलर्जी के भी चांसेस रहते हैं। अब तो डरावनी बातें हो गई। आजकल जितने भी एस्ट्रोजेंस मिलते हैं वो सभी बायो आइडेंटिकल होते हैं, मोर और लेस। जो बहुत सबसे फेमस पिल हम सभी खाते हैं, हम सभी तो नहीं, मतलब जो भी हार्मोन थेरेपी पर हैं, प्रोजिनोवा, वो एक बायो आइडेंटिकल एस्ट्रोजन है। तो अब ये इश्यू खत्म हो गया है। 90s के बाद जो भी एस्ट्रोजन बनने लगा वो बायो आइडेंटिकल ही बनने लगा, इधर इन द फॉर्म ऑफ पिल्स या फिर इंजेक्शंस के फॉर्म में, राइट। एस्ट्राडियोल वैलेरेट जो है वो सही एस्ट्रोजन है, अब यही मिलता है। बट 90s के दौरान दो ऐसी दवाइयां आई, ये स्पाइरोनोलैक्टोन हो गया या ये सिप्रोटेरोन एसिटेट, इनको कहने लगे हम एंटी एंड्रोजेंस। जब इनको एस्ट्रोजन के साथ लिया जाने लगा तो टेस्टोस्टेरोन जल्दी कम होने लगा, ठीक है। ट्रांस वुमेन नाउ मेंटेन देयर ई लेवल्स विद इन सिस फीमेल रेंज। वरना पहले क्या होता था कि उनके एस्ट्रोजन लेवल्स कुछ ज्यादा ही हाई होते थे, जिसके कारण जो मैंने पहले इश्यूज बताए थे ना, बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा टाइम तक अगर रहे, तब ये इश्यू आता है कि ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ गई या फिर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ गए, है ना। आज क्या हो रहा है? आज हम हैं 2010, अब तो 2020 शुरू हो गए हैं। अब हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स की जेंडर एफर्मिंग हार्मोन थेरेपीज अवेलेबल है। कुछ लड़कियां अभी भी सोचती हैं कि ई मोनोथेरेपी से ही हमारा काम हो जाएगा, कि एस्ट्रोजन ई, अब पूरी उसमें स्लाइड्स में आपको एस्ट्रोजन को मैं ई लिखूंगी, टेस्टोस्टेरोन को टी लिखूंगी, ठीक है। तो ई मोनोथेरेपी माने सिर्फ एस्ट्रोजन पे आपके डॉक्टर आपको रखें, और या अगर आप खुद से ही अपनी कर रहे हैं
तो आप भी एस्ट्रोजन ही ले रहे हैं पिल्स की फॉर्म में। कुछ लड़कियां 6 mg, कुछ लड़कियां 8 mg a डे लेकर भी काम चलाती हैं। ये हल्की सी, देखो जो भी हार्मोन थेरेपी किसी डॉक्टर के अंडर नहीं की जाएगी, उसके रिस्क अपने होंगे। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन के साथ कुछ लोगों ने फिर एंटी टेस्टोस्टेरोन माने वही टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स, टी ब्लॉकर्स यूज करने शुरू कर दिए और ये जीएसटी भी प्रचलित रही। धीरे धीरे डॉक्टर्स ने बोला कि अगर आप प्रोजेस्टेरॉन लोगे, हो सकता है कि आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी अच्छी हो, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कॉम्बिनेशंस अब हमारे पास आ गए हैं। ई माइक्रोडोजिंग, माइक्रोडोजिंग पे हम अलग किस दिन कॉल रखेंगे, बट छोटा सा बता दूं अगर, तो छोटे छोटे अमाउंट्स में एस्ट्रोजन लेना, सिर्फ एस्ट्रोजन लेना, नो एंटी एंड्रोजेंस, सिर्फ एस्ट्रोजन लेना, और उसी से आपका टेस्टोस्टेरोन धीरे 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 कम हो जाता है। यूजुअली जो माइक्रो ये होती है ना, ये माइक्रोडोजिंग, ये इंजेक्शंस के थ्रू करते हैं, बिकॉज इंजेक्शंस, हमने पिछली बार भी बात की थी, वो आपके ब्लड में ज्यादा देर तक रहते हैं, वो थोड़े ज्यादा कारगर होते हैं। पर टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करने की नीड क्या पड़ी? क्योंकि जैसे पहली लाइन लिखी है मैंने, इवन इफ यू गेट योर बॉटम सर्जरी एंड योर बॉल्स रिमूव्ड, ये एमटीएफ लोगों के लिए है। आईटीएफ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पास टेस्टिकल्स ना हो, है ना, इंटरसेक्स टू फीमेल वालों के लिए। तो ये हम बात कर रहे हैं मेल टू फीमेल, राइट। तो अगर आप अपने टेस्टिकल्स रिमूव करवा भी लेते हैं, है ना, फिर भी आपका शरीर जो है एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर सकती जो भी रिक्वायर अमाउंट में है, क्योंकि आपके पास ओवरीज नहीं है ना, अंडाशय जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो नहीं है आपके पास। तो इस कारण के लिए तो हमें समझ आता है कि हमें सारी जिंदगी एस्ट्रोजन पिल्स या फिर इंजेक्शंस चलाने पड़ेंगे, या जेल्स, जो भी है। पर टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स क्या सारी जिंदगी चलेंगे? अगर तो आप अपने टेस्टिकल्स माने बॉल्स रिमूव करवा लेते हैं, फिर आपकी जो बॉडी है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना रोक देगी। अब वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करेगी। नाउ इट विल अलाउ एस्ट्रोजन, अब वो एस्ट्रोजन को समय देगी अच्छे से फेमिनाइजेशन करने का। तभी कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि टी ब्लॉकर या एंटी एंड्रोजन यूज करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो टेस्टोस्टेरोन इतनी भारी मात्रा में आ रहा है टेस्टिकल से, उसको पहले आप कम कर सको, ताकि जब वो कम हो जाए तो एस्ट्रोजन एक्ट करना शुरू कर दे। बेसिकली पचड़ा ये टेस्टिकल्स का ही है। अभी तक कोई इशू तो नहीं है, सब समझ आ रहा है? हाँ, सब हेलो? समझ में आया है। बट ओके, क्वेश्चन आंसर कब अच्छा, रहेगा? मीटिंग को क्वेश्चन आंसर्स बीच में करेंगे। अभी मीटिंग को अभी करती हूँ, ये वाला खत्म हेलो, आई करके। एम ऑडिबल? अभी मीटिंग को 1 मिनट से कम रह गया है, सो इसी लिंक पर ज्वाइन कर लेंगे सभी, ठीक है? ओके, हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, you are audible. Yes, you are audible. So अभी लेस देन 1 मिनट है, सेम उस पर ज्वाइन कर लेंगे। आफ्टर बॉटम सर्जरी माने ऑर्किडेक्टमी होता है, बस में ऑर्किडेक्टमी लिखा हुआ है। ऑर्किडेक्टमी माने रिमूवल ऑफ बॉल्स। एक बार आप रिमूव कर दो ना उसको, फिर आपका जो मेन टेस्टोस्टेरोन सोर्स है वो चला गया। उसके बाद मतलब बॉटम सर्जरी के बाद आपको एंटी एंड्रोजेंस माने टी ब्लॉकर्स की अब कोई जरूरत नहीं है।